हॉस्पिटल में रात 1 बजे अचानक 13 साल की दुल्हन बनी लड़की को बेहोशी की हालत में लाया गया, जो सुहाग रात में जानवर पति की ताकत बर्दाश्त न कर पाई। मगर डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। लेकिन ड्यूटी पर खड़ी नर्स तरस खाकर आगे बढ़ी, लेकिन उस नर्स के कदमों तले जमीन खिसक गई जब नर्स की नज़र उस लड़के के जिस्म पर पड़ा, क्योंकि उसका अपनी 10 साल की ड्यूटी में आज तक मैंने ऐसा केस नहीं देखा था। हॉस्पिटल में जिस लड़की को लाया गया था, उसकी हालात देखकर ऐसे लगता था जैसे उसकी शादी नहीं हुई थी। उसे किसी जानवर के आगे फेंक दिया था जिसने उसके ऊपर हमला किया था। मुझे आज भी वो रात याद है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि उस रात के बाद मेरी सारी ज़िंदगी बदल गई थी, मेरी सोच बदल गई थी और मैं आज भी यह कहानी सुनाते हुए रो पड़ती हूँ। लेकिन मैं यह कहानी सबको सुनाती हूँ क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। रात का वक्त था। नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर मीरा मौजूद थी, जो इस हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा रहमदिल और बाअखलाक डॉक्टर थी। मैं यहाँ पे नर्स की ड्यूटी करती थी। मेरा नाम माया है। सर्दियाँ थी और शादियों का सीजन चल रहा था, इसलिए यहाँ भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैंने चाय बनाई तो डॉक्टर मीरा भी बाहर आकर बैठ गई और कहने लगी कि मुझे भी चाय पिला दो। यहाँ की कोई भी डॉक्टर स्टाफ के साथ बैठकर चाय नहीं पीती थी। पता नहीं इनको क्या मसला था। शायद इनको लगता था कि हम लोग ज़्यादा साफ नहीं हैं, क्योंकि हम लोग मरीजों की गंदगी उठाते थे, इसलिए हमारे साथ कोई भी बैठकर खाना खाना तो दूर, पानी भी नहीं पीता था और चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीता था। लेकिन डॉक्टर मीरा के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। वह बहुत अच्छी इंसान थी। मुझे भी अच्छा लगा जब वह मेरे पास आकर बैठी। बाहर तूफान आ रहा था। सर्दी इस कदर बढ़ चुकी थी कि अगर चाय ना पीते तो हम सर्दी से जम जाते। अभी चाय कप में डाली ही थी कि एक लड़की को वहाँ पे लाया गया। उसके कपड़ों को देखते ही अंदाजा हो गया कि वह एक दुल्हन थी और जिस तरह की हालात में वह आई थी, शायद आज ही उसकी शादी थी। उसके साथ 2 लड़कियाँ थी। बताना मुश्किल था कि बहनें थी या नंदे थी, लेकिन वो भी काफ़ी परेशान लग रही थी। एक बूढ़ी औरत भी थी। उन्होंने कहा कि जल्दी से चेक कर लो, मामला बड़ा ख़राब लग रहा है। डॉक्टर मीरा ने कहा कि इसको अंदर ले जाओ और मैं भी अंदर चली गई। उन लोगों को साइड पे बैठाया। नाम वगैरह फाइल में लिखने के लिए दूसरी नर्स बैठी थी, क्योंकि हमें पहले इलाज करना था। लेकिन जब मैं अंदर गई तो डॉक्टर मीरा के हालात देखकर मैं थोड़ी परेशान हुई। वह उस लड़की को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी और उनके हाथ काँप रहे थे। अजीब सी हालात हो रही थी उनकी, जैसे उन्हें खुद नहीं पता कि वह यहाँ क्यों खड़ी है और उन्हें क्या करना है। जैसे किसी आम इंसान को किसी मरीज के आगे लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि इसका ऑपरेशन करो, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है कि ऑपरेशन कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे यह सब कुछ नहीं होगा, उन्हें कहो कि यहाँ से ले जाए। मैं हैरान रह गई। उस लड़की की हालात बड़ी बुरी थी, लेकिन डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार क्यों कर दिया? वह तो बहुत अच्छी डॉक्टर थी। डॉक्टर तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो अपनी डिग्री को अपने सर पे सवार करके रखते हैं। मरीजों को इंसान नहीं समझते, बस नोटों की गड्डियाँ समझते हैं और ज़्यादा तमीज़ और ख्याल से बात नहीं करते हैं। लेकिन डॉक्टर मीरा के बारे में तो उनके दुश्मन भी यह कह सकते थे कि वह बहुत अच्छी इंसान है। फिर आज वह इस लड़की की मदद करने से इनकार क्यों कर रही थी? यहाँ तक कि उन्होंने मुझे यह कह दिया कि इसको हॉस्पिटल से ही भेज दो, सामने वाले सरकारी हॉस्पिटल में भेज दो। हमारा हॉस्पिटल नीम सरकारी था, यानी कि बाकी सरकारी हॉस्पिटल से अच्छा था। यहाँ पे अच्छी सर्विस दी जाती थी और लड़की के कपड़ों को देख के भी अंदाज़ा हो रहा था कि यह किसी अमीर आदमी की पत्नी थी। उसका पति कहाँ था यह तो हमें नहीं पता था। उन्होंने मुझे कह दिया कि इसको यहाँ से भेज दो, सामने वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिबा के पास रेफ़र कर दो, वो यह केस देख लेगी, मैं नहीं देखूँगी। मैंने कहा कि डॉक्टर बात तो सुनो, और उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि जब वो बाहर निकली तो लड़की के घर वाले पूछने लगे कि वो ठीक तो है। उन्होंने उसको भी जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। अब मैं बाहर आई और मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि सामने वाले हॉस्पिटल रेफ़र कर दो। तो वो लोग हैरान रह गए कि ऐसे कैसे रेफ़र कर दे, वहीं से तो हम लोग आए हैं, वहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। वहाँ कोई डॉक्टर साहिबा होती है जो आज छुट्टी पर है।
आप हमारी मदद करें, मेहरबानी करें, लड़की के हालात को देखें। आप कुछ न कुछ तो कर ही सकती हैं। बाहर तूफ़ान है, बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम है, हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ और जो मुझसे हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूँगी। लेकिन जब मैं अंदर गई और मैंने उस लड़की की नब्ज़ चेक की और जब मेरी नज़र उसकी गर्दन की तरफ पड़ी तो मैं हैरान हो गई। वहाँ पर कुछ ऐसा था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता था जो शायद मैंने भी देखा हो और हर औरत इस चीज़ को समझती हो। लेकिन यह मामला कुछ अलग सा लग रहा था। इस निशान का मतलब मैं नहीं समझी, लेकिन मुझे इस निशान से फिलहाल इतना मसला नहीं था। मुझे उसे होश में लाने के लिए कुछ करना था। मैंने उस लड़की को कपड़ों में आज़ाद करने की कोशिश की क्योंकि उसके कपड़े भी ख़राब हो चुके थे। तो यह देख के हैरान रह गई कि उसका तो सारा, पता नहीं क्यों आज इस मरीज को देखकर मुझे एक दिन याद आ गया। अचानक से वो बात मेरे दिमाग में आ गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स की आपस में दोस्ती हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे की खबर सबको हो जाती है। और हमारा हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा था, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे और सारे अच्छे लोग ही आते थे। गरीबों के लिए अलग कोटा था, अमीर लोग भी यहाँ पर आ जाया करते थे। हमें याद है कि एक दफ़ा डॉक्टर मीरा के हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। जब हमने उनसे पूछा कि आपने इतनी प्यारी मेहंदी लगवाई है, किसी की शादी है क्या, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरी शादी नहीं है, लेकिन मेहंदी उन्होंने बिल्कुल दुल्हन जैसी लगवाई थी। और फिर वो 3 दिन कहीं गायब भी रही थी और उसके बाद 1 महीने की छुट्टी पर चली गई थी। लेकिन जब वापस आई तो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं थी, बहुत चुपचाप और परेशान रहती थी। सब लोग कहते थे कि शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है। उनके कपड़े पहनने का अंदाज बदल गया था। यह बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ था। वो अमीर ख़ानदान से थी, पर्दा नहीं करती थी और खुले गले भी पहन लेती थी, चुस्त कपड़े भी पहन लेती थी और उनके साथ अच्छे भी लगते थे। लेकिन जब से यह बात हुई थी तब से उन्होंने गले डाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और हिजाब करना शुरू कर दिया था। अचानक से किसी ऐसी लड़की का हिजाबी हो जाना अजीब ही लगता है। इंसान यही सोचता है कि शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी जिसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हमने कभी उनके मामले में बोलने की कोशिश नहीं की। आज उनका इस तरह से एक मरीज को छोड़ के भाग जाना कुछ बहुत ही अजीब था। उस लड़की की हालात बड़ी अजीब सी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। मैंने उसे जल्दी जल्दी ड्रिप लगाई ताकि उसके जिस्म में थोड़ा पानी जाए और उसकी हालात बेहतर हो। सर्दियों में वैसे ही इंसान पानी कम पीता है। मैं उसकी पट्टी वगैरह भी कर रही थी। अब तो मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मुझे समझ आ गई कि डॉक्टर साहिबा क्यों भाग कर गई थी। यह केस तो बड़ा ही अजीब किस्म का था। गुस्सा भी आ रहा था। औरत कहीं भी महफूज नहीं है, उस आदमी के साथ भी नहीं जिसके साथ उसके माँ बाप उसकी मर्जी से शादी कराते हैं। सारे रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के सामने उसे मर्द के हवाले करते हैं कि अब यह तुम्हारी पत्नी है। पत्नी का मतलब क्या है कि सारी ज़िंदगी तुमने इसकी हिफाजत करनी है। मर्दों को अगर ज़्यादा अकल और ज़्यादा मजबूत जिस्म दिया गया तो इसलिए कि वो दूसरे कमज़ोर की हिफाजत करे, ना कि इसलिए कि उस पर अपना रौब जमाए। लोग कहते हैं कि दोज़ख में औरतों की ज़्यादा होगी, लेकिन अब मुझे मामला देखकर ऐसा लगने लगा है कि औरतों की नहीं, मर्दों की ही तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना मर्द जुल्म कर रहे हैं औरतों पर और औरतें बर्दाश्त कर रही हैं, उतना औरतें तो किसी पर जुल्म नहीं कर रही हैं। अगर आपका पति बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और आप कहें कि नहीं, मेरा पति तो बहुत अच्छा है, तो वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पर किसी न किसी हवाले से जालिम होता ही है, और जालिमों का मकाम तो नर्क ही है ना। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई। मैंने उसके घर वालों को तसल्ली दी। मुझे अभी उनसे पूछना भी था कि मामला हुआ क्या है, ताकि मैं उस हिसाब से कुछ कर सकूं। जब मुझे एक नर्स ने कहा, तू क्या कर रही है? जिस मरीज को डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया तू बैठ के उसका इलाज कर रही है। अगर उसको कुछ हो गया तो तेरा कैरियर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा, मेरा कौन सा कैरियर है यार, मैं तो एक नर्स हूँ। मैं मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? सामने वाली हॉस्पिटल में भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर मीरा ने भी इनकार कर दिया, उठा के बाहर फेंक दें। उसने कहा, देख, मैं तेरे मामले में नहीं बोल रही, लेकिन तू गलत कर रही है।
मैंने कहा बस ठीक है, जो भी है मुझे करने दे। मैं उन लोगों के पास गई और मैंने कहा यह क्या मामला है, आप लोग तो शक्ल से पढ़े लिखे लगते हैं। अगर लड़की की मर्जी नहीं थी या लड़का इस तरह का था तो आपको पहले देखना चाहिए था। अब आप उठा के यहाँ ले आए हैं। हालात उसकी बड़ी बुरी है, अगर कुछ हो गया तो हॉस्पिटल का भी नाम खराब होगा और मेरा भी। आप लोगों को नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इसमें से एक लड़की आगे बढ़ी और उसने कहा मैंने तो पहले ही इनको कहा था लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। दूसरी लड़की ने उसको चुप करवा दिया। मैंने कहा अब इसको क्यों चुप करवा रही हो, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। वो कहने लगी इस लड़की का नाम टीना है, वो नॉर्मल नहीं थी। मैंने कहा क्या मतलब नॉर्मल नहीं थी? तो लड़की ने कहा बात ऐसी है कि वो शादी से बहुत ज़्यादा डरती थी और शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हम लोग जो कुछ शादीशुदा कज़िनों को जानते हैं उन्होंने कुछ अजीबोगरीब बातें बता के डरा दिया था। पता नहीं वो डरती थी या शायद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी। लड़की का नाम विक्रम है, इस शहर का सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है, इसलिए जब उसका रिश्ता आया तो घर वालों ने फ़ौरन हाँ कह दी और कहा कि शादी फ़ौरन से फ़ौरन हो जाए। लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी, पर ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाई गई। उसने कहा था कि मैं कभी भी इस शादी को दिल से कबूल नहीं करूंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि हमें उनकी इन हरकतों के बारे में पता नहीं था। हम लोगों ने लड़के वालों से बात की थी कि लड़की थोड़ी सी मासूम है, तो उन्होंने कहा था कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझने लगेंगे और शादी तो एक ओपन सीक्रेट होती है, सबको इसके बारे में पता होता है, सब एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन अब आपके सामने है सब कुछ। अब ये तो हमें नहीं पता कि बाकी के मामले क्या है, लेकिन उसका पति बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है और वो भी रास्ते में था, हो सकता है अभी यहाँ पर पहुँचे। मैंने कहा अब इसका यहाँ पे क्या काम है, वो यहाँ पर आके क्या करेगा? अगर मेरे सामने आया तो मैं तो उसे 2-4 बातें सुना दूंगी, क्योंकि मुझे तो वैसे ही इन मर्दों पे गुस्सा आता था। यहाँ पे इस तरह के बहुत से मामले देखने को मिलते थे। औरत अंदर तकलीफ़ में होती थी, मर्द बाहर सो रहा होता था, मुझे देख देख के और साथ था। कभी कभी मैं बाहर आती थी तो पता चलता था कि मर्द वापस चला गया है और मैंने दवाई मंगवानी होती थी। ऐसे लोग बहुत तंग करते थे। मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा डॉक्टर मीरा से कहूँगी कि आकर देख ले, लेकिन लगता नहीं था कि वो आती। अगर उनके चेक करना होता तो वो कर लेती। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि उन लड़कियों के साथ एक जवान खूबसूरत मर्द खड़ा था। टीना को देखा जाए तो वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन वैसे दुबली पतली थी और अच्छी शक्ल सूरत भी थी। पर ये लड़का तो बिल्कुल किसी हीरो की तरह था। कहीं इस वजह से उसने इस लड़की पर जुल्म तो नहीं किया कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और जवान मर्द हूँ। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। उसका कद 6 फुट से भी ऊपर था, लेकिन फिर भी बुरा नहीं लग रहा था। बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत था। जब मैं वहाँ पर गई तो वो मेरी तरफ बढ़ा और मैं थोड़ा सा घबरा भी गई। उसने कहा कहाँ मेरी पत्नी? मैंने कहा वो जहाँ भी है आप उससे अभी नहीं मिल सकते, आपको नहीं पता ये औरतों का हॉस्पिटल है। उसने गुस्से में कहा मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मैंने कहा हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है जनाब। जिस जगह पर आपकी पत्नी को रखा गया है वहाँ और औरतें भी हैं, हम बाकी औरतों का पर्दा आपकी वजह से ख़राब नहीं करवा सकते। उसने कहा आपने क्यों ऐसी जगह पे मेरी पत्नी को रखा है, उसे आप लोग रूम में क्यों नहीं शिफ्ट करते? मैंने कहा अभी वो रूम में शिफ्ट करने के काबिल नहीं है, इसलिए वो वार्ड में है, वहाँ पर उसकी ज़्यादा अच्छी देखभाल हो जाएगी, क्योंकि आते जाते हर कोई उसको देख सकता है। अगर रूम में रख देंगे तो हर वक्त हम लोग रूम में खड़े नहीं रह सकते, फिर आप लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। दिल तो मेरा कर रहा था कि बोल दूं, बड़ा आया तो फिक्र करने वाला, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी किधर है? अब तुझे अपनी पत्नी की बड़ी फिक्र हो रही है। अगर मैं वहाँ और खड़ी रहती तो मेरे मुंह से कोई ना कोई बात निकल ही जाती, इसलिए मैं वहाँ से चली गई।
मेरी दोस्त ने कहा, अब इसका पति भी आ गया है और ये वाकई बड़ा अमीर आदमी है। उसके घर की कहानी है। अब तू एक बात मान के इस मामले से निकल जा, क्योंकि अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो सारा मतलब तेरे ऊपर गिर जाएगा। मैंने कहा, लड़की की हालात तो बहुत बुरी है। डॉक्टर मीरा से बात करती हूँ। डॉक्टर मीरा से बात करने का इरादा कर लिया। अब वही मुझे बचा सकती थी। मैं वाकई फंस गई थी। मुझे लगता था कि बस थोड़ी बहुत दवाई दे गई तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये लड़की होश में नहीं आ रही थी और उसका पति बाहर खड़ा होकर पता नहीं किस किस को फ़ोन कर रहा था, कैसे कैसे लोगों को बुला रहा था कि मेरे मरीज को आके देख लो, मेरी पत्नी है, इसकी हालात ठीक नहीं है, हॉस्पिटल वालों के पास है, इधर आ जाओ। ऐसे में मामला ख़राब हो जाता और फिर डॉक्टर मीरा को भी जवाब देना पड़ता। लेकिन जब मैं डॉक्टर के क्लिनिक के पास गई, अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। एक मंजर जो मैंने देख लिया था। डॉक्टर हिजाब उतार के बैठी थी, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने अपना हिजाब फ़ौरन ठीक कर लिया। लेकिन मेरी नज़र उस चीज़ पर पड़ चुकी थी जो मैं देखना चाहती थी। उन्हें पता था कि मैं हूँ, इसलिए वो ज़्यादा घबराई नहीं और फ़ौरन से हिजाब कर लिया। मैंने कहा, वो मामला तो ख़राब हो गया, उसका पति भी आ गया है। ये सुनकर वो हैरान रह गई। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या करती हो और क्या नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और अभी तो आपकी ड्यूटी है, आप कैसे जा सकती हैं? वो बैठ गई थी। उनकी ड्यूटी तो थी, क्यों तुमने इस लड़की को यहाँ पे रोका? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दोगी। मैंने कहा, इससे ज़्यादा क्रिटिकल मरीज आते हैं हमारे पास, आप इनका इलाज कर दें और उनको कहें कि घर ले जाएं। लड़की को होश आ जाएगा तो वो ले जाएंगे। वो कहने लगी, मैं नहीं कर सकती इसका इलाज और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने शब्द अब पर जोर दिया तो मैं वैसे ही समझ चुकी थी कि बात क्या है। मैंने कहा, ठीक है, मैं जाकर उनको कहती हूँ कि इसको कहीं और ले जाए। मैं उस लड़की के कमरे में चली गई और उसकी गर्दन के ऊपर से बाल हटाकर एक निशान की तरफ देखा। बिल्कुल ऐसा ही निशान डॉक्टर की गर्दन पर भी था और यह निशान किसी चोट या किसी चीज़ का नहीं बल्कि कुछ और ही था। क्या मतलब था इसका? दोनों की गर्दन पर एक जैसा निशान कैसे हो सकता है? डॉक्टर मीरा जो एक अच्छी डॉक्टर थी, सबकी मदद करती थी, नाइट ड्यूटी करती थी, वो इस लड़की को देखकर इलाज करने से इनकार क्यों हो गई? बल्कि वो तो यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी। उनकी आंखों में ना नाराजगी थी, ना थकावट, बल्कि डर था। और जैसे ही उनको पता चला कि लड़की का पति भी आ गया है, उन्होंने यहाँ से जाने का मन बना लिया था, लेकिन वो अभी जा नहीं सकती थी। उनकी ड्यूटी का वक्त बाकी था। जब मैं उनके कमरे में गई तो वो अपना दुपट्टा उतार कर उसी निशान पर हाथ लगा रही थी, जैसे किसी पुरानी याद को याद करके परेशान हो रही हो। मुझे देखते ही उन्होंने तुरंत छुपा लिया। इसी निशान की वजह से उन्होंने हिजाब पहनना शुरू किया था, क्योंकि ये निशान बहुत बड़ा था और देखने से साफ पता चलता था कि किस चीज़ का है। ऐसे निशान को आप सरेआम नहीं दिखा सकते थे, वरना लोग आपके सवाल करने से पहले ही जवाब जान जाते कि निशान किस चीज़ का है। शायद इसी वजह से उन्होंने दुपट्टा पहनना शुरू किया था, सिर्फ इस निशान को छुपाने के लिए, और कोई दूसरा मकसद नहीं था उनकी हिजाब का। लेकिन अब मैं क्या करती? मैं दोबारा उस लड़की के पास गई और मैंने उसके घर वालों से कहा कि आप इसे यहाँ से ले जाएं, क्योंकि इसे होश नहीं आया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसे ले जाएंगे, हम लोगों ने एम्बुलेंस मंगाई है, वो बस अभी आती होगी। इसके लिए एक ख़ास किस्म की एम्बुलेंस मंगाई गई थी, जिसमें क्रिटिकल मरीजों को ले जाया जाता था, जिसमें ऑक्सीजन भी थी और हर तरह का इंतज़ाम था। वो लड़की जो टीना के साथ आई थी और मुझे बड़ी चढ़कर सारी बातें बता रही थी। मैंने उसे कहा कि ज़रा इस तरफ आना, मुझे इससे एक बात करनी है। और जब वो वहाँ आई तो मैंने कहा, तुम क्या लगती हो इस लड़की की? उसने कहा, ये मेरी बड़ी बहन है और जो बाहर बैठा है वो मेरा बहनोई है। मैंने कहा, क्या तुम्हारे बहनोई के पहले शादी हो चुकी है? तो वो मुझे हैरान होकर देखने लगी और सोचने लगी कि मैं ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हूँ। मैंने कहा, देखो, जो भी बात है मैं तुम्हें समझा नहीं सकती हूँ, बस मैं जो पूछ रही हूँ तुम मुझे बता दो कि क्या तुम्हारे बहनोई के पहले शादी हुई है? उसने कहा, नहीं, उन्होंने तो हमें यही बताया कि शादी नहीं हुई है और ऐसा लगता भी नहीं, क्योंकि हमने पता करवाया था। उनको तो पूरा शहर जानता है। अगर ऐसी बात होती तो ये बात छुपने वाली नहीं थी।
मैंने कहा तुम्हें यकीन है? उसने कहा हाँ मुझे यकीन है, यह उसकी पहली शादी है, यही सही है। उसने कहा लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मैंने उसे बताया कि अगर मुझे कोई ऐसी बात पता चली जो तुम्हारी मालूमात से अलग हुई तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, तुम मुझे अपना नंबर वगैरह दे दो। उसने मुझे अपना नंबर दे दिया और अपना नाम मीना बताया। अच्छी लड़की थी। मीना बहुत परेशान नज़र आ रही थी, अपनी बहन के लिए बेहद चिंतित थी। उसने कहा मेरी बड़ी बहन बहुत मासूम थी, उसे किसी बात का पता ही नहीं था, वो शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप ने उसकी मर्ज़ी का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने बस यही देखा कि लड़का अमीर ख़ानदान से है और उसकी शादी करवा दी। उसकी आवाज़ में दुख साफ झलक रहा था। मेरी बहन ठीक हो जाएगी ना? उसने आशा से पूछा। मैंने उसे तसल्ली दी, तुम्हारी बहन ठीक है, लेकिन उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम उसकी छोटी बहन हो ना, तो उसका बहुत ख्याल रखना है। जैसे बहनें ख्याल रखती हैं वैसे कोई नहीं रख सकता। उसका ध्यान रखना, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मीना ने मेरी बात सुनकर थोड़ा सुकून महसूस किया। अब मेरे मन में एक सवाल था जिसका जवाब सिर्फ डॉक्टर मीरा दे सकती थी, इसलिए मैं उनके कमरे की ओर जा रही थी। और इस बार मैंने तय किया था कि उनके सवाल एक नर्स के तौर पर नहीं बल्कि एक औरत के तौर पर करूंगी। मुझे यकीन था कि वो ईमानदारी से जवाब देगी, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे के पास पहुंची मेरे कदम बाहर ही रुक गए। अंदर से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी लगी। मैंने खिड़की से झांका और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर मीरा कमरे में अकेली नहीं थी, उनके साथ विक्रम खड़ा था, टीना का पति और इसी अस्पताल में भर्ती एक मरीज का पति। वह आदमी जो टीना का पति था वह डॉक्टर मीरा के कमरे में कैसे आ गया और वह उनके इतने करीब किस हक से खड़ा था? विक्रम कह रहा था, अच्छा तो तुम यहाँ छिपी बैठी थी, तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकाल सकता हूँ, लेकिन तुमने ये अफवाह फैला दी थी कि तुम किसी दूसरे देश चली गई हो। उसकी बातों में एक वकील जैसा अधिकार था और डॉक्टर मीरा डर के मारे खामोश खड़ी थी। उनके चेहरे पर भय साफ दिख रहा था, उनके हाथ कांप रहे थे और सर्द मौसम में भी उन्हें पसीना आ रहा था। विक्रम ने आगे कहा, आज मैं इस अस्पताल से एक नहीं दो औरतों को वापस ले जाऊंगा, क्योंकि दोनों ही मेरी है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विक्रम ने हुक्म देते हुए कहा, अब जाओ और उस लड़की का इलाज करो, आखिर वो भी तुम्हारी कुछ लगती है। डॉक्टर मीरा ने बेबाकी से जवाब दिया, मैं कभी उस लड़की का इलाज नहीं करूंगी। अच्छा होगा कि वो इस दुनिया से चली जाए। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे जलन हो रही है, बल्कि इसलिए कि अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो बस दुख ही झेलेगी। उन्होंने आगे कहा, उससे अच्छा तो यही होगा कि वो मर जाए ताकि उसकी मुसीबत ख़त्म हो जाए। विक्रम ने गुस्से से कहा, तो तुमने अब तक उसका इलाज नहीं किया, उसे नर्सों के हवाले कर दिया, और वो पागल नर्स जो मुझे पहले ही अजीब लगती है। ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि शायद वो मेरे बारे में बात कर रहा था। जाओ और उसका इलाज करो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा कि तुमने ड्यूटी पर होते हुए भी एक मरीज को चेक नहीं किया। डॉक्टर मीरा ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, उस दिन वहाँ से भागने के बजाय मुझे तुम्हें इस दुनिया से ही ख़त्म कर देना चाहिए था, ताकि आज किसी की बेटी इस हालात में ना होती। ये मेरी गलती थी, मेरी वजह से वो लड़की इस हालात में पहुंची है। तुमने इतनी जल्दी दूसरी लड़की ढूंढकर उससे शादी कर ली। हाँ, जाहिर है अकेले तो नहीं रह सकते थे ना तुम। अब उनकी बातें मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही थी। विक्रम ने फिर कहा, जाओ और उसका इलाज करो, ज़्यादा बातें मत बनाओ। और मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? ये वही चेहरा है जिसके पीछे तुम पागल हो गई थी और एक हफ्ते में ही तुमने शादी करने का इरादा कर लिया था। डॉक्टर मीरा ने कड़वाहट से कहा, हाँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। कभी कभी इंसान की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं जब उसका बुरा वक्त आने वाला होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी मेरी अक्ल पर वही पत्थर पड़े हैं। वो मैं ख़त्म कर दूंगी। अगर मैं तुम्हारे सामने आकर रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करती तो तुम कभी ऐसा करने नहीं देते, लेकिन अब मैं कुछ भी करके इस सिलसिले को ख़त्म करके ही दम लूँगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ मेरा कोई गुजारा नहीं है। और ख़बरदार जो दोबारा यहाँ पर आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के कमरे में बिना पूछे तुम नहीं आ सकते। इस बात पर विक्रम हंसने लगा। मुझे इसकी मुस्कुराहट की समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों हंस रहा था। उसका जवाब उसने यह दिया, अच्छा ठीक है, फिर मेरी शिकायत कर दो। लेकिन क्या शिकायत
शिकायत करोगी तुम कि मैं अपनी ड्यूटी पर थी? रात का वक्त था, अकेली खड़ी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और मेरा पति मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, मेरे कदम के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्या यह डॉक्टर मीरा का पति था? इसका मतलब कि डॉक्टर मीरा ने शादी की थी लेकिन किसी को बताया नहीं था और झूठ बोला था। वो मेहंदी शादी की ही मेहंदी थी और 1 महीने के लिए वो गायब भी हुई थी और उसके बाद वो हिजाब करने लगी थी। शायद अपना हुलिया बदल लिया था ताकि किसी की पहचान में न आए और यह शख्स उन्हें ढूंढ रहा था। और ना सिर्फ इतना बल्कि मामला यहाँ तक भी था कि डॉक्टर मीरा अभी तक इसके निकाह में थी। तभी तो यह कह रहा था कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अब तो मुझे डॉक्टर मीरा पे रहम आने लगा और मैं उनकी मदद करना चाहती थी लेकिन वो अंदर ही खड़ा था। थोड़ी देर वो और लड़ते झगड़ते रहे, पुरानी बातें याद करते रहे। उनकी बातों से लग रहा था कि उनके ताल्लुकात बहुत ही बुरे गुजरे थे। शायद ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था एक दूसरे के साथ, लेकिन बहुत जल्द ही एक दूसरे को पहचान लिया था, इसलिए अलग होने का फैसला किया था। वो वहाँ से निकल गया तो डॉक्टर मीरा ज़मीन पे बैठ गई और फूट फूट के रोने लगी। मैं अंदर गई तो मुझे देखकर अपने आंसू छुपाने लगी। मैंने कहा, डॉक्टर साहिबा, मैंने सब कुछ सुन लिया है, आप परेशान नहीं हो। मैंने गिलास में पानी डाल के उनकी तरफ बढ़ाया और उनको कहा, हिम्मत करे, हौसला रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, क्या हिम्मत करूं, क्या हौसला करूं, कैसे सब कुछ ठीक होगा? इस आदमी को देखो, इसने पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और अब इस लड़की की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा कि अगर आप इसके साथ नहीं रहना चाहती थी तो आपने इस पे खुला का दावा क्यों नहीं किया, तलाक क्यों नहीं ली इससे? वो कहने लगी कि इसके पास बहुत दूर तक की पहुंच है। अगर मैं ऐसा करती तो यह मेरा डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल करवा देता। मैं बुरी तरह फंस जाती। एक गलत फैसले की वजह से मुझे अपना कैरियर भी ख़त्म करना पड़ता। इसलिए मैंने खामोशी में ही भलाई समझी और चुपचाप गायब हो गई। अपना हुलिया बदल लिया और शहर की नौकरी छोड़ के यहाँ पर आके नौकरी करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी यह किसी और लड़की से शादी कर लेगा और इसकी हालात भी ऐसे ही कर देगा। मैंने कहा कि क्या मतलब इसकी हालात भी ऐसी? क्या आपके साथ भी? अंदाज़ा तो मुझे हो गया था। डॉक्टर मीरा ने सर झुका लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, जब हम लोग मिले थे तो मुझे नहीं पता था कि यह इस तरह का इंसान है। मैंने भी इसकी शक्ल और इसकी बातें देखी थी। यह बहुत तमीज़ से बोलता था, बहुत ही इज़्ज़तदार किस्म का इंसान लगता था, अमीर भी था और ख़ूबसूरत भी। और जब भी औरत कहती है कि इसके साथ बुरा हुआ तो वह खूबसूरती के हाथों ही धोखा खाती है। मैं भी इसकी खूबसूरती पर मर मिटती थी। खूबसूरत मर्द बड़ी मुश्किल से मिलता है और खूबसूरत मर्द किसी भी औरत को बुरा नहीं लगता, जैसे किसी खूबसूरत मर्द को खूबसूरत औरत बुरी नहीं लगती। मैं इसकी आंखों के भंवर में खो गई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी और हम अपनी सारी ज़िंदगी एक साथ गुजारेंगे। बस यह एक जल्दबाजी का फैसला था और हम लोगों ने 1 हफ्ते की जान पहचान के बाद ही निकाह कर लिया था। मैं बहुत अच्छे से दुल्हन बनी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। यह मुझे अपने घर ले गया था। उस वक्त इसका घर शहर में होता था। इसने कहा था कि मैंने अपनी माँ बाप को नहीं बताया, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि तुम एक डॉक्टर हो और इतनी खूबसूरत हो तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। शायद इस बात पे गुस्सा करेंगे कि शादी इतनी जल्दी में क्यों की, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, कोई मसला ही नहीं है और जो छोटे छोटे मसले हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और यह मेरे कमरे में आया तो मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी के मसले तो अब शुरू हुए हैं, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था और उसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। बस उसके बाद मेरे चेहरे पे कभी खुशी नहीं आई। पहले पहले यह मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से जैसे कोई दौरा पड़ गया और उसने मेरे साथ यह सब कुछ किया और मेरा यह हाल हो गया। डॉक्टर ने अपनी गर्दन से हिजाब भी उतार दिया। मैंने उन्हें कहा कि इस लड़की के साथ भी यही हुआ है। डॉक्टर ने कहा, हाँ मुझे पता है। तभी तो इसको देखते ही मैं समझ गई थी कि यह सब कुछ अदील के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ से चली गई थी, क्योंकि मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने कहा कि इसकी हालात बहुत बुरी है, डॉक्टर आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। अब डॉक्टर मीरा ने हाँ में सिर हिलाया
और वो मेरे साथ चली आई। यह ऐसा ही था जैसे एक सौतन दूसरी सौतन का इलाज कर रही थी। जब डॉक्टर ने इसका इलाज किया तो थोड़ी देर के बाद इससे होश आ गया। वो बहुत डरी हुई थी। डॉक्टर की आंखों में आंसू थे, क्योंकि शायद इसके साथ भी यही हुआ था और इसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। इससे शायद अपना वक्त याद आ रहा था। उसने लड़की को सब कुछ बता दिया। वो लड़की कहने लगी, मैं तो इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मम्मी पापा को ही किसी ने बताया था कि इसने पहले किसी लड़की से शादी की और वो एक डॉक्टर थी और इसके पास नहीं टिक पाई और भाग गई। मैं यही सोच रही थी कि जब एक डॉक्टर, एक समझदार इंसान ने भी इसके साथ रहना गवारा नहीं किया, तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी क्यों कर रहे हैं। मैं तो पहले से ही इस रिश्ते से निकलना चाहती थी। मुझे बचा लो, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। कितनी अजीब सी बात थी ना कि इस आदमी की जो पत्नियां थी दोनों ही खूबसूरत और काबिल थी। यह लड़की भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। थोड़ी बात करके पता चला था, लेकिन अब ये दोनों ही इसकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती थी और दोनों का फैसला अटल था, क्योंकि यह शख्स पागल था, जुनूनी था, नफसियाती था। उसे अपनी दौलत पे बड़ा घमंड था और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी लड़कियां आती जाती थी, लेकिन यह बीवियां रखने के काबिल नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि पत्नी को रखा किस तरह से जाता है। डॉक्टर ने इस लड़की को अंदर बुलाया और उसे भी सारी बात बता दी और कहा कि अपने मम्मी पापा से कहो कि अगर वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हैं तो उसे चुपचाप लेके यहाँ से चली जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। कुछ वक्त के बाद यह खबर गड़बड़ करने लगी कि इस लड़की ने इस आदमी से ले लिया है, उसने केस किया है और खुला हो गई। डॉक्टर साहिबा को जब यह बात पता चली तो उनका रद्द अमल नॉर्मल था। मैंने कहा कि अब आप भी खुला ले लें। जब इस लड़की को हो सकती है तो इसका मतलब कि आपकी भी हो सकती है। आप भी अपनी जान छुड़ा ले और साथ में इस नफसियाती मरीज से। लेकिन इस बात का डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बड़ी परेशान हुई और हैरान भी कि आखिर बात क्या है। डॉक्टर साहिबा जवाब क्यों नहीं दे रही है। मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा परेशान नहीं हो, मैं हूँ ना आपके साथ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, इस लड़की ने भी तो हिम्मत की है। वो तो आपसे भी ज़्यादा कम उम्र थी और कितनी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने इतनी हिम्मत की। और आप तो माशाल्लाह समझदार हैं। आप फ़ौरन आदमी से खुला ले ले, दफ़ा करें इसको। जैसे ही मैंने यह लफ्ज़ बोला, डॉक्टर ने मुझे ज़रीन नज़रों से देखा और कहा कि तुम कब से मेरे जाती मामलों में बोलने लगी और तुम कौन हो मुझे मशवरा देने वाली। मुझे जो करना है मैं कर लूँगी, चली जाओ तुम यहाँ से। मैं हैरान रह गई कि यह वही डॉक्टर थी जिसने मुझे अपने जाती मामलों के बारे में, अपनी शादी की पहली रात के बारे में सब कुछ बताया, अपने निशान तक दिखाए, और अब कह रही थी कि तुम कौन हो मेरे मामले में बोलने वाली। यह क्या बात थी। अचानक से उन्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। जब मैंने 2 दफ़ा कहा कि इस आदमी से अलग हो जाओ तो उन्हें इतना गुस्सा किस बात का आया था जो ये मुझे इस तरह से डांट रही थी और बुरी तरह से घूर रही थी। मैंने कहा कि मैं तो आपके फ़ायदे की बात कर रही हूँ। वो कह रही थी कि फ़ायदा तुम्हें इसमें मेरा फ़ायदा नज़र आता है। तुम्हें पता है वो कौन है, कितना अमीर आदमी है। खैर, तुमसे क्या बात करनी है। तुम लोग तो गरीब हो, 2 वक्त की रोटी के लिए भी अपना ईमान बेच देते हो। चली जाओ यहाँ से। डॉक्टर ने तो मेरी बेइज्जती कर दी और मैं हैरान रह गई। जब मैंने यह बात अपनी दोस्त को बताई तो उसने कहा कि अच्छा हुआ है तेरे साथ, क्यों दूसरों के मामलों में बोलती है। इस लड़की के लिए भी तूने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी थी। अब तू इस डॉक्टर की बातें सुन रही है। छोड़ दे इनको उनके हाल पे। मैंने कहा कि लेकिन यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले डॉक्टर ने इस लड़की का इलाज करने से इनकार किया, बाद में मुझे यह बताया कि मैंने इनकार क्यों किया। मुझे सारी कहानी सुनाई। कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, यह बुरा आदमी है। और अब जब वो लड़की इस आदमी की ज़िंदगी से निकल गई है और यह फिर से इसकी पहली और
अकेली पत्नी बन गई है तो अब यह कह रही है कि मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं। यह क्या बात हुई? यह मामला मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे दोस्त ने कहा कि हमें समझ के करना भी न क्या है, छोड़ दे उनको, उनके हाल पे जो करते हैं करते रहें। और यह मामला वाकई उधर ही दब गया। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी कड़ियाँ थी जो सुलझा नहीं थी। डॉक्टर मीरा को हमने हमेशा अस्पताल में ही देखा था। हमें वो अच्छी इंसान लगती थी क्योंकि वो सबके साथ अच्छे तरीके से बोलती थी, लेकिन आजकल उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अजीब सी बातें करती थी। एक दिन मैंने उन्हें एप्लीकेशन देते हुए देखा। उन्हें 3 महीने की छुट्टी चाहिए थी और उनकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई थी। जब वो वहाँ से निकल रही थी तो मैंने कहा, डॉक्टर साहिबा खैरियत है? आपने इतनी लंबी छुट्टी ले ली, अब तो एक दिन की छुट्टी नहीं करती। मैं उनसे फिर भी इज्जत से पेश आने की कोशिश कर रही थी, बुरा बर्ताव नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा, तुम्हें इससे क्या? मैंने कहा, आपको क्या हो गया है? अचानक से आप मेरे लिए इतना बुरा क्यों सोचने लगी हैं? आपने तो मुझे अपने दिल की हर बात बताई थी। वो कहने लगी, हाँ बताई थी अपने दिल की हर बात, लेकिन तुम्हें यह हक नहीं दिया था कि तुम मेरे मामलों में बोलो। अपने काम से काम रखो, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें अपने पर्सनल मामलों के बारे में नहीं बताना चाहती हूँ। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ रही हो? तजासुस हो रहा है तुम्हें और कुछ करने को नहीं है तुम्हारे पास। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो वाला मामला तो नहीं हो रहा कहीं तुम्हारे साथ? उन्होंने तो मेरी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। अब मैं चुप हो गई। मैंने कहा, माफ़ करना, मैं आए दे आपके किसी मामले में नहीं बोलूँगी। मैं यह कैसे भूल सकती थी कि वो यहाँ की गायनोकोलॉजी वार्ड की इंचार्ज डॉक्टर थी और मैं एक मामूली सी जनरल वार्ड की इंचार्ज नर्स थी। मेरा उनके साथ क्या मुकाबला था? या तो वही बात थी कि जंगल में रह के शेर से दोस्ती करना। इसलिए मैं चुप हो गई। लेकिन एक हफ्ते बाद ही हमें जो खबर सुनने को मिली, हम तो हैरान रह गए। और उसके बाद मुझे गज़ल की बहन की कॉल आई और रात में उसने मुझे ऐसी बातें बताई कि मैं यह सोचने की सलाहियत ही खो बैठी कि कौन सही था और कौन गलत। मुझे यह पता चला था कि डॉक्टर मीरा आदिल की ज़िंदगी में वापस चली गई है। उन्होंने फिर से अपनी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ी सी पार्टी रखी जिसमें डॉक्टर फिर से दुल्हन बनी। सारे लोग आए और उन लोगों ने अपने आपसी झगड़े को ख़त्म करके एक दूसरे की ज़िंदगी में एक नया कदम रखा और इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़ी पार्टी का इन्हात किया। वहाँ पे शहर के बड़े बड़े लोग आए और वो वहाँ पे खुशी खुशी अपने शौहर के साथ खड़ी थी और अब उसके घर में वापस चली गई है। मैं हैरान रह गई कि वो तो कह रही थी कि मैं इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती और जिसने इतना बुरा किया हो उसके पास वापस कौन जाता है। खैर रात हुई तो मुझे लड़की की छोटी बहन की कॉल आई और उसने कहा कि हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ है। हमारी बहन के साथ जो भी हुआ हो, वो आदमी बहुत अमीर था, उसके पास बड़े पैसे थे, लेकिन उसकी पहली बीवी ने चाल चली, हमारी बहन का दिमाग ख़राब कर दिया। उसने कहा कि यह तो बुरा है और मैं भी इसको छोड़ने वाली हूँ, तुम भी छोड़ दो। और जब मेरी बहन ने इसको छोड़ दिया तो उसने खुद उसके साथ अपने मामले सीधे कर लिए। आपके अस्पताल की डॉक्टर ने हमारी मासूम बहन के दिमाग के साथ खेल खेल दिया है। अरे अगर सब कुछ उलझा हुआ था तो वो बाद में सुलझाया भी तो जा सकता था। वो लड़का तो माफ़ी भी मांग रहा था, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती और इतना मामला ख़राब हो गया। लेकिन अब वो इसकी ज़िंदगी में वापस चली गई है और हमारी बहन के ख़िलाफ़ लोग बातें कर रहे हैं कि इतने बड़े आदमी ने इसको छोड़ दिया। लगता है इस लड़की में ही कोई गड़बड़ है और अब हमें लगता है कि इसकी दूसरी शादी होना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो बड़ी परेशान थी, मुझसे अपने दिल की बातें कर रही थी और मैं बातें सुनते हुए यह सोच रही थी कि दुनिया में किस किस्म के लोग हैं। डॉक्टर ने इसको छोड़ दिया, लेकिन जब उसने देखा कि इसकी ज़िंदगी में एक और जवान खूबसूरत लड़की आई है तो चाल चलकर इसकी ज़िंदगी से निकाल के फिर से वापस इसकी ज़िंदगी में चली गई, क्योंकि वो बेशक नफसियाती और पागल ही था, लेकिन वो था तो बहुत अमीर आदमी। यह तो सबको पता था कि उनके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत कुछ था, इसलिए शायद उन्होंने भी यह सोचा होगा कि इतने अच्छे इंसान को क्यों छोड़ा जाए, प्यार मोहब्बत से ठीक भी तो किया जा सकता है। उसके बाद डॉक्टर ने यहाँ इस अस्पताल में ड्यूटी करना छोड़ दिया। वो शहर के बड़े अस्पताल में काम करने लगी। उन्होंने अपना निजी क्लिनिक भी बना लिया और वो
लाखों में खेलने लगी, बल्कि उन्होंने 1 साल के अंदर ही अपने नाम से बड़ा सा अस्पताल बना लिया था। सुनने में आया था कि इसका सारा खर्चा उनके पति ने किया था। अब वो वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमा रही थी और हम लोग वहीं के वहीं खड़े थे, जो बिल्कुल बिना वजह ये सब के लिए परेशान हो रहे थे। सबके लिए मेरे दिल में दर्द था, लेकिन मेरे साथ किसी ने भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि जब मैं इस अस्पताल में नौकरी के लिए गई कि चलो प्राइवेट अस्पताल में नौकरी मिलेगी तो शायद ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, डॉक्टर ने मुझे नौकरी पर रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं उनके राज के बारे में सब कुछ जानती थी। उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। आप लोग बताइए कि इस कहानी में आप लोगों ने क्या सीखा? मैंने तो यही सीखा कि बिना वजह किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए और यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।